एंटीजन और एंटीबॉडी, ये आखिर होते क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि एंटीजन जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। रोगजनक के रूप में भी होते हैं, परागकण के रूप में भी होते हैं, धूल के कण के रूप में भी होते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी होते हैं, और रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले ए और बी एंटीजन के रूप में भी पाए जाते हैं। और आपको अभी मैंने बताया है कि यह मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, और जो प्रोटीन के बने होते हैं वह ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया इसके रासायनिक संरचना में कि ये लिपिड और प्रोटीन के भी बने होते हैं, सॉरी लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये कम प्रभावी होता है। जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, अब देखिए मैंने ये शब्द बोला कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इस आधार पर आप देखेंगे तो दो प्रकार के एंटीजन है, एक है बाह्य और एक है आंतरिक एंटीजन। तो जो बाह्य एंटीजन होता है वह बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और इनके अगेंस्ट हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी तैयार है वह इनको मारने के लिए तैयार रहता है, नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। और एक होता है आंतरिक एंटीजन होता है, जो शरीर में अपने आप बनता है, उसको सेल्फ, और एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं किलर एंटीजन। किलर एंटीजन जो होता है ये रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो ये जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन ये दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बताया जो बाह्य होता है और एक आपको बताया आंतरिक होता है। तो जो बाह्य होते हैं उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ इत्यादि होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो एंटीजन होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन से, पॉलीसेकेराइड से और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जो प्रोटीन का बना होता है वह ज्यादा प्रभावी होता है। क्या होता है? ज्यादा प्रभावी होता है। और जो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है यह कम प्रभावी होता है। ठीक है, यह क्या होता है? कम प्रभावी होता है। और अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे भी एंटीजन होते हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज काज करते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो एंटीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड वाला एंटीजन ए और बी होता है, एंटीजन बाहरी भी होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए एंटीबॉडी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, उन्हीं के अगेंस्ट। अब ये एंटीजन पाए कहां जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि एंटीजन जो होता है ये आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। जो ए और बी एंटीजन जो ब्लड वाला होता है, अब ये आरबीसी के सरफेस पे जो पाया जाता है, अगर ए एंटीजन अगर पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए एंटीजन होगा। बी अगर एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी एंटीजन पाया जाता है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो
ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो इस आधार पर आपने ये देखा कि एंटीजन जो होता है ब्लड वाला ए और बी, वह ब्लड का निर्धारण भी करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बी होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसका निर्धारण कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कैपिटल ए और कैपिटल बी एंटीजन से लिखते हैं, जो ब्लड वाला एंटीजन होता है। यह मूल स्वरूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, यह मूल रूप से क्या होता है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जब ये आरबीसी के झिल्ली से जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में आरबीसी के झिल्ली से जुड़ता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में यह आरबीसी के झिल्ली से जुड़ रहा है। अब ये जो ए और बी है, वैज्ञानिकों ने इसकी जो मूल संरचना दी थी, उस मूल संरचना को एच एंटीजन कहा गया। क्या कहा गया, एच एंटीजन कहा गया। लेकिन उसी एच एंटीजन का एक संशोधित रूप बाद में किया गया, ए और बी एंटीजन, जो कैपिटल में लिखा जाता है। अब ये एंटीजन क्या करता है, रक्त समूह का निर्धारण करता है। तो ये हमारा एंटीजन होता है। एंटीजन क्या है, दो प्रकार का, बाह्य और आंतरिक। बाह्य समझ में आ गया, आंतरिक समझ में आ गया, इसे हम लोग कहते हैं एंटीजन। अब आते हैं हम लोग एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं। देखिए, एंटीबॉडी जो होता है यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। जैसा कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उसी बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी एक प्रकार के प्रोटीन अणु के रूप में ये पाया जाता है। जिस ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल जी में लिखते हैं। अब इसका जो आकार होता है एंटीबॉडी का, वो कैपिटल वाई के आकार का होता है। कैसा होता है, कैपिटल वाई के आकार का होता है, जिसमें दो बड़ी भारी श्रृंखलाएं होती हैं और दो छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। दो भारी श्रृंखला और दो छोटी श्रृंखला होती है। जैसे ये हो गया ना, ऐसे होता है। तो ये दो छोटी श्रृंखला हो गई और दो भारी श्रृंखला हो गई, ये दो छोटी श्रृंखला हो गई। अब इनके सिरों पर एंटीजन बाइंडिंग साइट बना होता है। इनके सिरों पर क्या बना होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बने होते हैं, जहां एंटीजन जाके जुड़ जाता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन को जोड़ने वाला साइट्स। और इनके निचले हिस्से में प्रतिरक्षा कोशिकाएं जुड़ती हैं। तो ये वाई आकार के होते हैं, ये बात स्पष्ट हो गया। दो बड़ी श्रृंखला यानी भारी श्रृंखला होती है और दो हल्की श्रृंखला होती है, ये बात क्लियर हो गया। इनके सिरों पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है और इनके निचले हिस्से पर प्रतिरक्षा कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। अब ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन होता है, ये बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इम्यूनोग्लोब्युलिन जो है बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये बातें आपने जान लिया। अब एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो एंटीजन जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जो बी लिम्फोसाइट है उसे पहचानता है, उस एंटीजन को। कौन वाला, बाहरी एंटीजन को। जब एंटीजन प्रवेश किया तो हमारे शरीर का जो बी लिम्फोसाइट है उसे क्या करेगा, पहचानेगा। जब पहचानेगा तो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में बदल जाता है। बी सेल्स किसमें बदल जाता है, प्लाज्मा सेल्स में। और बड़ी मात्रा में क्या बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो जब भी कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइट उसे पहचानता है, तो तुरंत बी सेल प्लाज्मा सेल्स में बदल जाएगा और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा।
और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो स्मृति बी सेल्स के रूप में बन जाती हैं, जो बाद में जब वो बीमारी फिर से दोबारा आए तो उसको ठीक करने में ये हेल्प कर सके। तो एंटीबॉडी ज्यादा मात्रा में बनेगा तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर हो रही है। अब इस आधार पर जब हम इनके प्रकार की बात करें एंटीबॉडी का, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। कई प्रकार के होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इस आधार पर 5 प्रकार आपको दिखाई दिया। तो जो IgG होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कैपिटल जी, यह सबसे अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी शरीर में सबसे अधिक प्रभावकारी कौन होता है? IG कैपिटल जी सबसे अधिक प्रभावी होता है, दीर्घकाल तक शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है IgA, यह हमारे लार में, सलाइवा में, दूध में, आंसू में पाया जाता है और स्थानीय सुरक्षा प्रदान करता है जिस स्थान पर समस्या उत्पन्न हो रही है। तीसरा है IgM, IgM जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है, एक ऐसा एंटीबॉडी है जब पहली बार संक्रमण होता है तो संक्रमण के समय जो एंटीबॉडी बनता है वह होता है IgM। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और IgE, IgE जो है यह हमें एलर्जी व परजीवी संक्रमण से हमें बचाता है। और IgD जो है यह बी सेल्स की सतह पर पाया जाता है। तो इस आधार पर आपने देखा कि एंटीबॉडी कई प्रकार के हैं, IG कैपिटल जी, IgA, IgM, IgE और IgD, और ये उनके कार्य हो गए। तो इस आधार पर जब आप देखेंगे तो एंटीबॉडी के ये आपको कार्य मिलेंगे। एंटीजन को निष्क्रिय करना इसका कार्य होता है, रोग जनकों से चिपकना इसका कार्य होता है, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्स या जो भी एंटीजन है उनको निगल लेना, निगल करके नष्ट करना, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाना और एलर्जी प्रतिक्रिया को बढ़ाना। तो ये हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।